सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आपको पता है कि जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है, तो एक नए चैनल हमने बनाया है जो कि कम्प्लीटली एजुकेशन के लिए होगा, जो कि ये चैनल है मेलवान स्टडी के नाम से। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे जो भी हम नई वीडियो डाल लेंगे। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अब तक ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और एक रिक्वेस्ट सभी है कि सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब आप नया चैनल बनाते हो तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप इससे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं डाल सकते, आप लाइव नहीं कर सकते, और ऐसी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शंस कब ख़त्म होगी? जब हमारे सब्सक्राइब काउंट बढ़ जाएगा तो वो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएंगी। जैसे अभी एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकते, तो जितने जल्दी आप वो करोगे उतने जल्दी वो रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगी। और साथ में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं वो लिंक भी नहीं डाल सकते, उसके लिए भी एक हिस्ट्री चाहिए होती है। तो वो सभी कब होगा? जब आप अच्छे से जो सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारा सब्सक्राइब काउंट बढ़ेगा, तो सभी रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगी और सभी जो फीचर्स हैं यूट्यूब के वो अनेबल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम कर रहे थे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसी का ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसी का हम मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की वो पूरी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम कर रहे थे इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो हमारे पास है सेक्शन 12 है कैपिटल स्ट्रक्चर। द रेशो ऑफ ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल मस्ट बी मिनिमम 4:2:1। यानी कि बैंक के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? तो इसमें देखिए हमारे पास तीन दिए गए हैं, एक तो ऑथोराइज्ड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप। अब इनकी जो रेशो है वो 4:2:1 होनी चाहिए। और इनका मतलब क्या होता है कि जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है उसका मतलब क्या होता है, इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल ए कंपनी कैन रेज थ्रू इशूइंग शेयर्स। यानी कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो कंपनी रेज कर सकती है शेयर इशू करने से, शेयर इशू करने के बाद, उसे बोलते हैं ऑथोराइज्ड। यानी कि कितने जो वो इशू कर सकती है शेयर, कितना कैपिटल वो गेन कर सकते हैं, रेज कर सकती है, ऑथोराइज कितने के लिए है वो, तो वो हो गया हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल। सेकंड हमारे पास है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल देखिए क्या होगा, इज द पोर्शन ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल। यानी कि ऑथोराइज्ड कैपिटल का पोर्शन होगा। फॉर एग्जांपल अगर ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारे पास था, मान लो 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स था, तो उसका कुछ पोर्शन होगा ऑथोराइज्ड कैपिटल डैट शेयर होल्डर्स हैव एग्री टू परचेज, जिसको कि शेयर होल्डर्स एग्री हो जाते हैं परचेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 शेयर ऑथोराइज्ड है, यानी कि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होगा 1000। उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होगा, उसका एक पोर्शन जिसको कि एग्री कर लेते हैं जो परचेज, जो शेयर होल्डर है परचेज करने के लिए। तो उसमें क्या होगा, मान लो वो हो गया 700 हो गया मान लो, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसके बाद थर्ड आता है पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल क्या होगा, पेड अप कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल फॉर विच द कंपनी हैज एक्चुअली रिसीव्ड पेमेंट। यानी कि जो पेड अप कैपिटल होगा वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पोर्शन होगा, जिसको कि कंपनी ने एक्चुअली में कंपनी को उसकी पेमेंट आई है जब शेयर होल्डर ने उसको शेयर को पेमेंट की है, यानी कि शेयर परचेज किया है, तो उसकी जो पेमेंट कंपनी के पास आई है। तो इसमें एग्जांपल अगर हम ले तो मान लो ऑथराइज्ड कैपिटल था 1000 शेयर जो ऑथराइज था इशू करने के लिए। सेकंड हमारे पास होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कि जो एग्री हो गए शेयर होल्डर परचेज करने के लिए, वो था मान लो 700। और उसके बाद पेड अप कैपिटल क्या होगा कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पोर्शन, यानी कि 700 था, 700 में से मान लो सिर्फ 500 बिके हैं, ठीक है 500, तो वो क्या हो गया हमारे पास, वो हमारे पास हो गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इसकी रेशो कितनी होनी चाहिए 4:2:1। तो उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन 12(2). तो इसमें देखिए क्या होगा, नो पर्सन कैन एक्सरसाइज मोर देन
10% of total voting rights of shareholders of a bank. Purpose of restriction is to prevent any powerful person or group from controlling the management. यानी कि कोई भी पर्सन है वो 10% से ज़्यादा वोटिंग का फ़ायदा नहीं ले सकता, उससे ज़्यादा वोटिंग का फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो शेयर होल्डर की जो बैंक के शेयर होल्डर है उससे 10% का वोटिंग का फ़ायदा नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? पर्पज ऑफ रिस्ट्रिक्शन, इस रिस्ट्रिक्शन का पर्पज क्या है कि ये जो यहाँ पे सेक्शन में डाला गया इसका पर्पज है क्या? इज टू प्रिवेंट एनी पावरफुल पर्सन और ग्रुप फ्रॉम कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट। यानी कि जो पावरफुल पर्सन होंगे, मान लो कोई बैंक है उसके शेयर होल्डर है, अगर उसमें ही मान लो 20-30% कोई पावरफुल पर्सन है तो उसका ही अगर 20-30% उसने शेयर परचेज कर लिया उसके, तो वोटिंग में तो वही जीत जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या बोला गया कि 10% से ज़्यादा जो शेयर होल्डर की वोटिंग का फायदा कोई भी पर्सन नहीं ले सकता, ताकि उसका जो दुरुपयोग ना किया जा सके, उसकी डिसएडवांटेज ना हो। और द रिस्ट्रिक्शंस डज नॉट अप्लाई टू द वोटिंग राइट्स ऑफ GOI। और ये रिस्ट्रिक्शंस किस पे अप्लाई नहीं होती? GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के राइट्स पे ये अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 13, ए बैंकिंग कंपनी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम पेइंग ब्रोकेज कमीशन एक्सीडिंग 2.5% ऑफ द पेड अप वैल्यू शेयर्स इशूड बाय इट। यानी कि सेक्शन 13 में क्या बोला गया कि कोई भी बैंकिंग कंपनी है वो 2.5% से ज़्यादा 2.5% से ज़्यादा पेड अप वैल्यू के जो शेयर होंगे जो इशू किए गए थे उसके ऊपर 2.5% से ज़्यादा ब्रोकेज या फिर कमीशन पे नहीं कर सकते। तो ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है? सेक्शन 13 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 14, ए बैंकिंग कंपनी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम क्रिएटिंग ए चार्ज ऑन इट्स अनपेड कैपिटल एंड क्रिएटिंग ए फ्लोटिंग चार्ज ओवर इट्स एसेट्स विदाउट पीरियड परमिशन ऑफ RBI। 14A के अंदर जो बताया गया ये हम पढ़ेंगे, जो RBI एक्ट करेंगे वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी है वो प्रोहिबिट की गई है कोई भी चार्ज क्रिएट करने से, किसके ऊपर? अनपेड कैपिटल और या फिर फ्लोटिंग चार्ज ओवर इट्स एसेट्स, जो उसने एज ए सिक्योरिटी उसके पास रखे गए हैं उसके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज जो क्रिएट करने से प्रोहिबिट उसको किया गया है विदाउट पीरियड परमिशन ऑफ RBI, यानी कि RBI की परमिशन के बिना। तो देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए। पहली बात तो जो चार्ज की हम बात करें वो दो टाइप का हमारे पास होता है, एक तो होता है फिक्स्ड चार्ज, हमारे पास होता है फिक्स्ड चार्ज, और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। तो फिक्स्ड चार्ज क्या होगा? अब उसके लिए हमें पता होना चाहिए एसेट्स, जो चार्ज लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा? एसेट्स के ऊपर। तो एसेट्स भी हमारे पास मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है फिक्स्ड एसेट और दूसरा होता है सर्कुलेटरी एसेट। अब मान लो आप ये कोई पर्सन है, कोई कस्टमर है आपके पास लोन लेने आता है। अब जब आप उसको लोन देंगे तो उसकी एवज में आप कुछ सिक्योरिटी अपने पास रखोगे। मान लो कोई फर्म है, कोई मेडिसिन की फर्म है, अगर वो कोई लोन लेना चाहती है तो उसको लोन के एवज में आप उसके कुछ सिक्योरिटी अपने पास रखोगे। अब सिक्योरिटी रखने यानी कि एसेट रखने का अब उसमें भी 2 टाइप है, या तो आप फिक्स्ड रख लो, फिक्स्ड एसेट यानी कि जैसे मान लो आपने लैंड पे दे दिया, मान लो जहाँ पे ऑफिस चाहे शॉप या जो गोडाउन बना हुआ है वो आपने एज सिक्योरिटी रख लिया। या फिर दूसरा होता है हमारे पास सर्कुलेटरी एसेट। सर्कुलेटरी एसेट क्या होगा? उसमें हमारे पास आ जाते हैं एक तो इन्वेंट्री, ये आपको पता होगा कि इन्वेंट्री के ऊपर भी जो लोन दिया जा सकता है। इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि जो भी मान लो अगर मेडिसिन की बात करें तो जो भी मेडिसिन उनके पास है, जो स्टॉक है उनके पास, उसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री, तो उसके ऊपर भी दिया जा सकता है। और उसकी बाकायदा जो हमारे पास जो स्टॉक रजिस्टर निकलता है यानी कि इन्वेंट्री निकलती है कि कितने की इन्वेंट्री अपने पास है, तो वो भी सबमिट करनी होती है, तो यानी कि उसके ऊपर दिया जा सकता है। या फिर दूसरा हमारे पास क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि जो पैसे जो मार्केट में से आएंगे। अगर मेडिसिन की बात करें फार्मा इंडस्ट्री की, तो वैसे लगभग सभी में यही होता है कि जब हमारे गुड्स जाएंगे जो कस्टमर के पास यानी कि या शॉपकीपर के पास,
तो जो पेमेंट है वो कैश में नहीं आती, वो क्रेडिट में हो जाती है, यानी कि वो कुछ दिन के बाद आएगी। तो उस चीज़ को देखकर भी कि हाँ भाई इनकी पेमेंट इतने दिन के बाद आती है, तो उस चीज़ के ऊपर भी लोन दिया जा सकता है। तो ये हमारे पास हो गए दो एसेट, या तो फिक्स्ड हो गया यानी कि लैंड हो गया, कोई मशीनरी हो गया, कोई प्लॉट हो गया, ठीक है। या फिर दूसरा होता था सर्कुलेटरी एसेट, यानी कि जो इन्वेंट्री के ऊपर या फिर अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर दिया जा सकता है। अब इसी तरीके से इनके ऊपर चार्ज कौन सा लगेगा, जो फिक्स्ड एसेट होता है, स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स होंगे, उनके ऊपर जो चार्ज लगाया जाता है बैंक के द्वारा होता है फिक्स्ड चार्ज। और जो सर्कुलेटरी एसेट्स होंगे यानी कि इन्वेंट्री हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, उनके ऊपर लगता है फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। तो फिक्स्ड का मतलब फिक्स हो गया और सर्कुलेटरी का मतलब वो चेंज होता रहता है। इन्वेंट्री है, अब इन्वेंट्री स्टॉक जो है वो बेचने के लिए रखा गया, वो बिकेगा, वो कम होएगा, परचेज करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, वो सर्कुलेट होता रहेगा। लेकिन जो फिक्स्ड एसेट है जो जैसे लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, वो फिक्स ही रहेगा। तो ये हमारे पास हो गया फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज। तो सेक्शन 14 में हमारे पास ये बताया गया कि विदाउट आरबीआई परमिशन इनके ऊपर जो फ्लोटिंग चार्ज जो बैंक है वो नहीं लगा सकता। उसके बाद नेक्स्ट है, अब वैसे इसके अंदर और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन आपको इतना डीप में जाने की जरूरत इसमें नहीं है। इसमें और आता है कि मान लो जो कंपनी दिवालिया हो जाए जिसने लोन लिया है, ठीक है, या कंडीशन उसकी खराब हो जाए, गुडविल ठीक ना रहे, तो इस तरीके की जो चीज़ है उस वक्त क्या होगा, कौन सा चार्ज लगेगा, कौन सा हटेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको डीप में जाने की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 15, रिस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड अनलेस ऑल कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस आर रिटन ऑफ। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि जो डिवाइडेंड यानी कि जो आप बोल सकते हो कि प्रॉफिट है, उसको पे करने से पहले जितने भी एक्सपेंस है, कैपिटलाइज एक्सपेंस है, वो सारे के सारे रिटर्न ऑफ होने चाहिए, यानी कि कितने एक्सपेंस हुए कंपनी को सारे लिखे जाने चाहिए। उसके बाद जो है डिवाइडेंड वो पे किया जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 16, ए पर्सन who is already on the board of a banking company incorporated in India cannot be appointed as a director of another banking company। ये आपको पता है, ये हमने पहले पढ़ा है कि कोई पर्सन है जो कि पहले किसी बैंकिंग कंपनी में जो इंडिया के अंदर है उसके अंदर डायरेक्टर है, तो उसको किसी दूसरी बैंकिंग कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ये हमने पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसके अंदर है ए बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, यानी कि बैंकिंग कंपनी जो कि इंडिया के अंदर है, कैन नॉट हैव ऑन इट्स बोर्ड मोर देन 3 पर्सन, कि वो अपने बोर्ड पे 3 से ज़्यादा पर्सन नहीं रख सकते। कौन से पर्सन, हु आर डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज, जो कि कंपनी के डायरेक्टर हों, विच आर अमंग देमसेल्व, जो उनके बीच में हो, कौन कौन से, एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज more than 20% of total voting rights of all shareholders of the banking company, यानी कि जिनके पास 20% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स हो, उनको 3 से ज़्यादा पर्सन को अपने पास नहीं उसमें नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, पर्पज क्या है इसका, पर्पज भी वही है कि वो कोई उसका कुछ फ़ायदा ना उठा लें, ठीक है, यानी कि कुछ एडवांटेज ना करें, कि पावरफुल लोग होंगे और उनके पास राइट्स होंगे, और अगर वो 3 से ज़्यादा पर्सन है तो वो कुछ भी उसमें स्कैम कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए ये जो लॉ बनाया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 17, ए बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर नॉट लेस देन 20% ऑफ द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर टू रिजर्व फंड। RBI directed for a minimum 25% of net profit with effect from 31/3/2001। यानी कि सेक्शन 17 में क्या बताया गया है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी है उसको अपने प्रॉफिट का 20%, कम से कम 20%, नॉट लेस देन 20% किसके अंदर ट्रांसफर करना होता है, मेड ड्यूरिंग द ईयर, की जो एक साल के अंदर जो उसको प्रॉफिट हुआ उसका कितना परसेंट उसको जो आगे ट्रांसफर करना पड़ेगा, कम से कम 20%। और कहाँ पर, रिजर्व फंड में। अब ये रिजर्व फंड क्या होता है, ये देखिए होता है किसी भी बैंकिंग कंपनी का फंड होता है, और ये किस लिए बनाया गया है कि अगर मान लो बैंकिंग कंपनी को कोई मान लो आप कह सकते हो कि गॉड इफेक्ट हो जाए, या फिर कोई दिक्कत आ जाए, कोई पेनल्टी लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए, या दिवालिया होने की कगार पे आ जाए, तो उस केस में उस फंड को यूज
किया जा सके। यानी कि जब कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आ जाए, डिफ़िकल्टी आ जाए, तो उस वक्त उसको यूज किया जा सके, तो इसलिए वहाँ पे स्टोर करके वहाँ पे यानी कि जो पैसे रखे जाते हैं, रिजर्व करके रखा जाता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम मान लो सेविंग करते हैं, किसके लिए कि अगर कल कोई बैड टाइम हमारे पास आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम अपने पास सेविंग रखते हैं। तो यही काम बैंक का है कि अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो वहाँ पे रिजर्व फंड में रखता है। कितना? मिनिमम 20%। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 18, ए नॉन शेड्यूल्ड बैंक यानी कि NSB इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैश रिजर्व एट लीस्ट 3%। कि जो एक NSB बैंक है, NSB है, उसको कम से कम 3% कैश रिजर्व के रूप में रखना होता है, मेंटेन करना होता है, ऑफ इट्स टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। उसकी टोटल जो डिमांड और टाइम लायबिलिटी है। अब ये डिमांड और टाइम लायबिलिटी क्या होती है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। In India as on the last Friday of the second preceding fortnight in the form of balance with itself with RBI or with other scheduled bank। यानी कि कोई भी NSB है उसको कम से कम 3% कैश रिजर्व के रूप में रखना होता है। किस चीज़ का 3%? अपनी डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी का, जो कि इंडिया के अंदर है। और उसका कितने टाइम का वो देखा जाता है, वो देखा जाता है लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। अब इसका देखिए मतलब क्या होता है, लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। अब सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो बैंक का जो रिपोर्टिंग का टाइम होता है वो लगभग 2 वीक होता है, जो कि मंडे से और सैटरडे तक होता है। यानी कि 2 वीक का होता है, मंडे से सैटरडे का होता है, और दोनों के दो जो डे है इसमें वो इंक्लूड होते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। सबसे पहले तो फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है? फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन, ठीक है। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन, यानी कि 14 दिन 2 हफ्ते। फोर्टनाइट का मतलब होगा 14 दिन 2 हफ्ते। जैसे कि आज तारीख है हमारे पास 4 अप्रैल आज है, आज हमारे पास है 4 अप्रैल हमारे पास है संडे। तो इसका अगर हम देख के फोर्टनाइट क्या होगा, यानी कि 7 दिन पिछले और 7 दिन अगले, ये एक फोर्टनाइट मानी जाएगी, ठीक है। 14 दिन का एक फोर्टनाइट हो गया। और अगर हम कर रहे हैं सेकंड फोर्टनाइट की बात, यानी कि 2 फोर्टनाइट की बात कर रहे हैं, तो 2 फोर्टनाइट का मतलब क्या होगा, यानी कि हम कर रहे हैं 28 दिन की बात, 4 हफ्ते की बात। एक फोर्टनाइट हो गया 2 हफ्ते, सेकंड फोर्टनाइट या 2 फोर्टनाइट हो गई 4 हफ्ते 28 दिन। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? पीछे। सक्सीडिंग का मतलब होता है आगे वाले की बात कर रहे हैं, प्रीसीडिंग का मतलब है पीछे वाले की बात कर रहे हैं। और फ्राइडे का मतलब है कि लास्ट फ्राइडे, यानी कि 28 दिन पहले का। सेकंड फोर्टनाइट का मतलब क्या होगा? प्रीसीडिंग फोर्टनाइट का, यानी कि 28 दिन पहले का जो फ्राइडे आया था, उस वक्त वो रिजर्व, जो कैश रिजर्व है, वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनका मतलब क्या है। फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 दिन 2 हफ्ते, और 2 फोर्टनाइट का मतलब क्या होगा? 28 दिन, यानी कि 4 हफ्ते। और प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले, सक्सीडिंग का मतलब होता है बाद में, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले। तो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 19(2) शेयर होल्डिंग बाय बैंक्स वेदर एज प्लेज। यानी कि जो बैंकों की शेयर होल्डिंग होगी, चाहे वो प्लेज हो, मॉर्गेज हो, या फिर और एब्सोल्यूट ओनर इन अदर कंपनीज, या फिर वो ओनर हो दूसरी कंपनी के, कैन नॉट exceed 30% of paid up share capital of that company or 30% of its own paid up share capital and reserves which is less। यानी कि जो सेक्शन 92 में क्या बताया गया कि शेयर होल्डिंग बाय बैंक्स, जो बैंक की शेयर होल्डिंग होगी, चाहे वो प्लेज में हो, मॉर्गेज में हो, या एब्सोल्यूट ओनर हो दूसरी कंपनी के अंदर, वो 30% से ज़्यादा नहीं हो सकती। किस 30% से ज़्यादा? ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ डेट कंपनी, या तो उस कंपनी की पेड अप जो शेयर है, पेड अप शेयर कैपिटल है उस कंपनी का, उससे 30% ज़्यादा, या फिर 30% ऑफ इट्स ओन पेड अप शेयर कैपिटल, या फिर रिजर्व विच एवरेज लेस। वेरी तो क्या होगा? इट्स ओन पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व विच एवरेज लेस। तो इनमें जो भी कम होगा वो रखना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 20, नो बैंकिंग कंपनी शैल ग्रांट एनी लोन और एडवांस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया भी है कई बार।
और ये आपको पता भी होना चाहिए, और ये आपको पता भी होगा कि जो बैंकिंग कंपनी है वो अपने शेयर के सिक्योरिटी पे किसी को लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते, किसी को लोन ग्रांट नहीं कर सकते। Restriction on loan advance to any firm in which any of its director is interested as partner, manager और guarantor। और किसी ऐसी फर्म को भी लोन देने से मना किया जाता है। रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर है, कैसी फर्म, जो कि जिसके अंदर कि उसका कोई डायरेक्टर, पार्टनर हो, मैनेजर हो या फिर गारंटर हो, ऐसी फर्म को भी जो लोन है वो देने से जो उस फर्म को लोन देने में रिस्ट्रिक्शन की गई है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन एंड एडवांसेस टू एनी इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट टू होम एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर इज ए गारंटर। और दूसरे किस में दी गई है कि एनी इंडिविजुअल पर्सन को इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर इज ए गारंटर, जिसमें कि डायरेक्टर क्या हो, गारंटर हो, उसको भी वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन इसकी रखी गई है। नेक्स्ट है सेक्शन 21 एम्पावर्स RBI to issue directives to banks determine policy for advance। यानी कि RBI जो है वो डायरेक्टिव्स या पॉलिसी बना सकता है, या जो बैंक है उनको, बैंक्स हैं उनको वो आगे जो निर्देश दे सकता है किसी भी पॉलिसी को बनाने का या किसी पॉलिसी को फॉलो करने का। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। इसका मतलब क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है इसका, पर्पज फॉर विच एडवांस मे और मे नॉट बी मेड, कि जिसके लिए जो बैंक है, बैंकिंग कंपनी है वो बनाई गई है। मार्जिन टू बी मेंटेन, मार्जिन को मेंटेन करने के लिए, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांस के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज। तो ये सभी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए कि जो RBI है वो इंटरफेयर कर सकता है और पॉलिसी बना सकता है पॉलिसी, और बैंकों को वो पॉलिसी आगे दे भी सकता है, उनको बोल सकता है कि आपको ये पॉलिसी जो फॉलो करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 21A रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक शैल नॉट बी रीओपन्ड नॉट सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी बाय एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक इज एक्सेसिव। इसका मतलब क्या है, देखिए कि कोई भी बैंक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ही बैंक चलता है, कि जो कोई भी वो लैंड करेगा किसी को लोन, तो उसके ऊपर एक इंटरेस्ट लिया जाता है। अब लोन भी आपके पास कई टाइप का हो गया, कि व्हीकल लोन हो गया, ठीक है, हाउस लोन हो गया, या किसी फर्म का पर्सनल लोन हो गया, कुछ भी हो गया। तो इस तरीके से जो लोन दिया जाएगा उसके ऊपर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि कस्टमर है कुछ साल के बाद या कुछ टाइम के बाद आपके पास आए बैंक के पास कि आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, दूसरे बैंक में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, और उसको लेकर आप समझा दो लेकिन वो ना समझे और उस चीज़ को लेकर वो कोर्ट में चला जाए कि मैं तो आपको कोर्ट में घसीटूंगा कि आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हो। तो सेक्शन 21A क्या बोलता है कि कोई भी जो कोर्ट है वो रीओपन नहीं कर सकता, ऐसा भी कोई केस वो नहीं ले सकता कि जिसमें कि वो बैंक के खिलाफ ये जो फैसला दे दे कि आपने जो ज़्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है और आपको इसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो यानी कि इस बेस पे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, कोई भी पर्सन कोर्ट में नहीं जा सकता, कोर्ट ऐसी कोई भी सुनवाई नहीं करता। और वहाँ पे शर्त ये है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो RBI के द्वारा जो RBI निर्धारित करता है उससे कम होना चाहिए। अगर उससे कम है तो कोई भी पर्सन ऐसा क्लेम नहीं कर सकता, ऐसा केस नहीं कर सकता कोर्ट के अंदर कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, और कोई भी केस वो वहाँ पर नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास है सेक्शन 21A के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 22 इट इज नेसेसरी टू हैव ए लाइसेंस फ्रॉम RBI फॉर कमेंसिंग और कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो कोई भी बैंक है उसको लाइसेंस चाहिए होता है अपना बैंकिंग करने के लिए, बैंकिंग का जो बिजनेस है वो करने के लिए उसको लाइसेंस चाहिए होता है, चाहे वो उसको नई ब्रांच खोलनी है, ब्रांच बंद करनी है या फिर ब्रांच ट्रांसफ़र करनी है, इन सभी के लिए उसको चाहिए होगा। और ये हम पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल में इसको पढ़ेंगे हम RBI एक्ट के अंदर। और इसमें और बात हमारे पास कहता है कि नो लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेरी प्लेस फॉर बिजनेस, जैसे एग्जीबिशन, मेला, कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा अप टू 1 मंथ। और इसमें एक बात और आती है कि जैसे आपने देखोगे कि कोई भी मेला वगैरह लगता है, कोई कॉन्फ्रेंस लगती है, जैसे यहाँ पे बात करें कुरुक्षेत्र में जो
गीता जयंती लगते हैं, जो गीता महोत्सव होता है, जो कि इंटरनेशनल गीता महोत्सव होता है, तो उसमें भी आपने देखोगे कि अगर आप यहाँ पे कभी आए हो कि वहाँ पे बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो अपनी स्टॉल लगा के रखते हैं। तो अगर आरबीआई से अप्रूवल चाहिए होती है बैंक को काम करने के लिए, तो क्या उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए होगी? नहीं, उसके लिए उस शॉप के लिए उसको अप्रूवल नहीं चाहिए होती। क्यों? क्योंकि 1 महीने तक आप कहीं पर शॉप लगा सकते हो। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए 1 महीने का टाइम होता है कि आप कहीं पे टेम्परेरी बेस पे इस तरीके से अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। लेकिन परमानेंट अगर आपको काम करना है बैंक को, तो उसके लिए लाइसेंस जरूरी होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 24। ऑल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन SLR इन कैश, गोल्ड और unencumbered approved securities not less than 25% of their total demand and time liability। कि जो सभी बैंक है उनको अपना SLR कम से कम 25% जो कि होगा टोटल डिमांड और टाइम लाइबिलिटी का, उसका मेंटेन करके रखना होता है। SLR की फुल फॉर्म कहते हैं स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो। और ये सारी रेशो हम आगे पढ़ेंगे जाके कि कौन सी रेशो होती है वो, और करंट में क्या चल रही है, वो सारी भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। और जो मॉक टेस्ट आएंगे हमारे पास, 1 लाइनर्स आएंगे और जो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आएंगे, उसमें भी हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और वो किस किस रूम में हो सकता है, कैश में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, या फिर और कुछ अप्रूव्ड सिक्योरिटी के अंदर भी हो सकता है। और अप्रूव्ड सिक्योरिटी क्या होती है वो भी हमने जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हमने स्टार्ट किए थे उसमें हमने पढ़ा था। और इसमें नेक्स्ट है इट कैन बी वेरीड बाई आरबीआई। और ये आरबीआई के द्वारा वेरी किए जा सकते हैं, यानी कि जो बोलेंगे कि कम से कम 25% रखना है वो आरबीआई के द्वारा वेरी किया जा सकता है। इट कैन बी वेरीड बाई आरबीआई अप टू मैक्सिमम 40%। कितना किया जा सकता है? 40% किया जा सकता है मैक्सिमम। प्रजेंट SLR इज 18%। और जो अभी तो वैसे बहुत टाइम पड़ा है आपका एग्जाम होने में, लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम पास आएगा तो जो करंट रेट चल रहे होते हैं, जैसे CRR हो गया, ठीक है, SLR हो गया, और भी तमाम जितने भी हमारे पास रेट होते हैं, तो वो सभी आपके करंट रेट जो है वो याद होने चाहिए। इनमें से 1-2 पक्का आता है आपके पास। तो नेक्स्ट है इसमें SLR टू बी मेंटेन ऑन डेली बेसिस with reference to NDTL as on last Friday of the second preceding fortnight। और ये डेली बेस पे बनाया जाता है, मेंटेन करके रखा जाता है। और कब? ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। नेक्स्ट है टू बी मेंटेन इन द फॉर्म। वो ये किस किस फॉर्म के अंदर रखा जा सकता है? कैश में। नेक्स्ट है नेट बैंक बैलेंस विद एनी बैंक। और इसमें क्या क्या आएगा? और अनकम्पेड अप्रूव्ड सिक्योरिटी रेफर्ड एज SLR सिक्योरिटीज। और इसमें क्या क्या आएंगे आगे? डेट सिक्योरिटी इशूड अप टू 8 सितंबर 2009। ट्रेजरी बिल्स हो गया, ये हम पढ़ेंगे सारे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। डेट सिक्योरिटीज इशूड बाई GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एज नोटिफाइड बाई RBI। और एनी एक्सेस बैलेंस विद RBI बियॉन्ड CRR रिक्वायरमेंट। गोल्ड एट नॉट एक्सीडिंग द मार्केट प्राइस। और डिफॉल्ट विल अट्रैक्ट पेनल्टी। और पेनल्टी भी इसके ऊपर क्या होती है देखिए, 3% पर एनम अबोव बैंक रेट फॉर द डे ऑन द शॉर्टफॉल। कि अगर आप इतना मेंटेन करके नहीं रख सकते हो तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है कि 3% पर एनम अबोव बैंक रेट। बैंक रेट के ऊपर अगर शॉर्ट हो जाता है तो उसके ऊपर 3% की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। और इफ डिफॉल्ट कंटिन्यू 5% पर एनम, यानी कि अगर 3% से ज़्यादा हो और अगर 5% से ज़्यादा हो तो अबोव बैंक रेट के ऊपर उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी RBI के द्वारा। और ए रिटर्न इन फॉर्म 8 इज टू बी सबमिटेड टू RBI बिफोर 20th ऑफ एवरी मंथ। और इसकी रिपोर्ट भी जो SLR की रिपोर्ट है वो हर महीने 20 तारीख से पहले RBI को भेजी जाती है फॉर्म 8 के अंदर। तो ये था हमारे पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और इसका एक जो वीडियो और रहती है उस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये चैनल जो हमने बनाया है वो नया बना है, तो इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि एनेबल अभी नहीं हुए हैं। वो कब होंगे? जब हमारा सब्सक्राइब अकाउंट बढ़ेगा। और मॉक टेस्ट वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें आती रहेंगी। और
इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।